नमस्कार कैमरे के उस पर बैठी हुई जनता। तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू। लेक्चर का इंपॉर्टेंस आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। मैंने कहा था कि यार इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस ये है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि चैप्टर की जान है। जान इसलिए है क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को जाके ध्यान से देखें तो वहां पे आपको एजम्पशंस जो मिल रहे थे ना, वो चीजों को कंक्लूड नहीं कर रहे थे, मतलब एंड नहीं कर रहे थे। उसका एंड नहीं कर रहे थे कि चार्ज के अराउंड एक फील्ड है, वो हमें दिख नहीं रही है ना, दिख नहीं रही। लेकिन जब उस फील्ड में एक चार्ज को लेके जा रहे हैं ना, दूसरे चार्ज को लेके जा रहे हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस करना है एक इनडायरेक्ट बात है, डायरेक्ट बात नहीं है। प्लीज आप ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट बात नहीं है, इनडायरेक्ट बात है ना। चार्ज, एक जैसा चार्ज रिपेल कर रहा था, अलग अलग चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे, ये देखने को मिल रहा था, है ना। और हर जगह फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग थी। तो ये सब इनडायरेक्ट बातें हैं, डायरेक्ट बात नहीं है। डायरेक्ट बात आपको पता है कहां से पता चलती है? डायरेक्ट बात यहां से पता चलती है, डायरेक्ट बात इस टॉपिक से पता चलती है, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। अगर मैं प्रीवियस डिस्कशन में देखूं, ध्यान से प्रीवियस डिस्कशन को ध्यान से देखूं, तो प्रीवियस डिस्कशन कहीं ना कहीं क्या था कि चार्जेस जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं या दूर दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बात क्या है? एनर्जी। प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जहां पे भी फोर्सेस का प्रेजेंस है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी डिलीवरी का कारण है, एनर्जी डिलीवरी का कारण है। लाइक मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो धक्का मैं कैसे दे पा रहा हूं? एनर्जी का यूज करके। मस्कुलर फोर्सेस में कैसे ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूं? तब जब मैं अपनी एनर्जी को यूज कर रहा हूं। तो यार मैं ये कहूंगा कि फोर्सेस जो है ना, वो एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन है एनर्जी की। एनर्जी कॉज बनती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ने हमें क्या समझाया? पोटेंशियल एनर्जी ने हमें समझाया कि व्हाई चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल। एक जैसे चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं, और एक डिफरेंट टाइप के चार्जेस, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट प्रवृत्ति के जो चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो एनर्जी को हमने समझा। एनर्जी को समझते हुए मैंने कहा कि अगर सिस्टम डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट 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 पार्टिकल का अरेंजमेंट है, तो आप उस अरेंजमेंट से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हो। उन कॉम्बिनेशन से मैं उस सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करके दे सकता हूं आपको, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि क्या एक्सटर्नल फील्ड में स्टडी किया जा सकता है ऐसे, अरे एक्सटर्नल फील्ड में एनर्जी को डिस्कस करने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में आप एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो प्रेजेंस में क्यों आई? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चार्ज के बाद वजह से आई होगी, लेकिन मैंने उसका भी डिस्कशन आपसे किया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के बिहेवियर को बताया कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हो तो कैसे बिहेव करता है, क्या एनर्जी में बिहेवियर्स है, क्या वर्क को लेके बातें कही जा सकती हैं, ये डिस्कशन हमने किए। तो एनर्जी का एक संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद आज उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट मैंने बोला था कि प्रीवियस लेक्चर इससे एंड नहीं होगा, एक लेक्चर में एंड नहीं होगा। आज हमें जो डिस्कशन करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, और शब्द है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बिलीव करो कि इस टॉपिक को समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां से आप ये बात तय कर पाओगे कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे समझ आएगा कि नहीं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा, यानी कहीं ना कहीं कैपेसिटर भी और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों शब्द इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो आप ये सोचो कि इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास क्वेश्चंस भी होंगे। चलो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, वही सारी कहानी फिर से याद करते हैं। आपको याद है ये क्या है? चार्ज है, ये चार्ज है, इसके अराउंड फील्ड है। प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा डिस्कस किए हैं। इसके अराउंड ये फील्ड है। फील्ड का मतलब वो साम्राज्य जहां पे किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज, है ना। आगे चल के मैंने बताया ना कि यार इसको मैं फील कराने वाला हूं। देखो शब्दों में हो सकता है कि स्टूडेंट, कई बार टीचर को ये लगता है कि यार मैं अपनी सारी बातें उसे समझा पा रहा हूं, लेकिन वो बातें समझ नहीं आती उसे।
क्योंकि उसने उस चीज को कभी रियलाइज नहीं किया है, फिर इतनी बार एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक टीचर उसको बार 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 प्रैक्टिस करते करते उसे वो सारी चीजें फ्रेम में आ गई हैं कि यार हो क्या रहा होगा। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया है, दैट्स वाई हो सकता है कई बार चीजें समझ ना आती हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन को समझ लें और कुछ अपने ऑफलाइन टीचर से जिससे कनेक्टेड हैं उनसे उसको फील करने की कोशिश करें। वैसे मैं ऑनलाइन कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझा दूं, इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को थोड़ा सा इवेल्युएट करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। ये चार्ज, ये फील्ड है। जब एक चार्ज, एक टेस्ट चार्ज जिस पे टेस्टिंग हो रही थी वो बाहर रखा हुआ था, तो आपको पता है वो कहां पे रखा हुआ था? अनंत पे रखा हुआ था, इनफाइनाइट पे रखा हुआ था। आप जब उस चार्ज को यहां पे लेके आए, इससे कितनी दूर? आप उससे आर दूर लेके आते हो जब, तो जब आप उसे चार्ज को उठा के आपने यहां पे आके प्लेस किया, तो जब चार्ज को उठा के आप यहां से, कल ही हमने इस पे डिस्कशन किया है कि यार चार्ज को उठा के जब लेके आया तो फील्ड ने उस पे काम किया। काम कितना किया? हाउ मच वर्क इज टू बी डन? अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क is equivalent of minus of 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. How much work is to be done? That is equal to this. W is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. इतना वर्क डन किया किसने? फील्ड ने। कैसा किया? नेगेटिव किया। अगर फील्ड नेगेटिव वर्क डन करेगी तो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी अप, कितनी? इतनी ही, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. यानी हाउ मच एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस? दैट शुड बी इक्वल टू दिस। पहले सिस्टम की एनर्जी कितनी थी? 0, क्योंकि यहां पे चार्जेस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन अब इंटरेक्शन है, मतलब एनर्जी सिस्टम की अप हो गई क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. हाउ मच वर्क इज टू बी डन? तो आपको पता है ये चार्ज यहां पे रखे चार्ज पे इस समय कितना काम कर रहा है? इतना काम कर रहा है। तो इसका मतलब इस चार्ज की यहां पे काम करने की क्षमता है। एक काम करने की क्षमता, उस बात को या मेजरमेंट को, कितनी क्षमता है उस बात का मेजरमेंट जो है उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिफाइन कैसे करूंगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज is equivalent of work done is equivalent of electric potential. मैंने क्या लिखा? ये गलत लिखा, आप लोग मेरा साथ बिल्कुल मत देना है। equivalent of electric potential at that point. Electric potential at that point. Potential at that point. At that point, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत मैंने अभी की है। अभी तक मैं सारे बैचेस ऑफलाइन ही लेता था, मेरे साथ सारे बच्चे ऑफलाइन होते थे। लेकिन मैंने ये ध्यान रखा कि मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके, है ना। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि भाई हर टीचर अपना 100% दे रहा होता है। आज ऑनलाइन के एरा में सभी टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन मैं उन टीचर्स के लिए कहना चाहता हूं कि प्लीज आप थोड़ा सा फाइनेंस से हट के अपने दिमाग को इधर लेके आइए। मतलब अभी जो कंट्रोवर्सीज चली हुई हैं, डिफरेंट ब्रांड इंस्टीट्यूशंस इस पे लड़ते झगड़ते देखे गए हैं। मैं कहूँगा कि यार अपना, मुझे लगता है कि सभी को रेगुलेटेड वे में चीज़ें करनी चाहिए। सभी पैसे कमा रहे हैं, बहुत सही है। कहीं ना कहीं फाइनेंस रिक्वायर्ड है इस टाइप की सर्विसेज को देने में। तो प्लीज किसी को इमोशनली, लाइक आप स्टूडेंट आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है, उसके इमोशन को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज काम कीजिए। सभी टीचर से मेरा ये कहना है कि प्लीज आप, ठीक है, आपका अर्निंग अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं सर्विसेज के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन प्लीज आप इमोशनली चीजों को इतना ज्यादा हाइप मत दीजिए जहां पे चीजें थोड़ी सी अनयूजुअल लगने लग जाए। बच्चे का मन बच्चे ही जैसा ही रहने दो, उसको तेज मत बनाओ, उसको ऐसा मत रखो, बना दो कि यार ये क्या हो रहा है सामाजिक तौर पे, ठीक है। तो वो चीजें ठीक नहीं है। क्लियर? ठीक है ना? तो बातें चलती रहनी चाहिए। पैसे कमाने मैं भी खड़ा हूं, आप सभी खड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो प्लीज, लेकिन केवल दिमाग में फाइनेंस को थोड़ा साइड रख के, इमोशन बहुत ही आप लोगों ने डिस्ट्रॉय किए हैं। कई जगह बच्चों के इमोशन के साथ आप लोगों ने खेला है।
ठीक है, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस चार्ज का यहां पे काम करने का क्षमता, आप ऐसा समझ लीजिए, मुझे बताओ क्या मैं यहां पे खड़े होकर कुछ काम कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं। लेकिन अब मुझे बताओ कि मेरा पोटेंशियल काम करने की क्षमता क्या कहीं और भी है? मैं यहां से खड़े किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता हूं या फिर उस पर काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि आपको पता है मुझे एक फिजिकल टच का रिक्वायरमेंट है उस बॉडी पे काम करने के लिए। लेकिन चार्ज यहां पे काम कर सकता है क्योंकि उसके लिए फिजिकल टच का उसके रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो कितना काम कर सकता है? दैट इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज। इस चार्ज का यहां पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। यानी आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे उसका पोटेंशियल कितना है, तब भी उसकी वैल्यू v आएगी। इस पॉइंट की पोटेंशियल v, इस पॉइंट की पोटेंशियल v, ठीक है, v, या फिर v1 आप उसे ले लो, v1 ले लो, v1 ले लो, यहां भी v1, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से कि अगर मैं एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करूं, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो आपको पता है कि यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो इस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। आगे चल के मैं इसको क्या कहने वाला हूं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं आप इसे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने वाला हूं। इसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने वाला हूं। आगे चल के मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट चार्ज के अराउंड कितने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं, तो आप कहोगे अनंत। अनंत ऐसे स्फीयर ड्रॉ किए जा सकते हैं, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किए जा सकते हैं, जिनको आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये चार्ज का यहां पे पोटेंशियल है, यस, यहां पे है, ठीक है, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पता है आर डिफरेंट है। क्लियर? इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट क्या बोला? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा पर यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन आर। इस डेफिनेशन को और रेक्टिफाई करो। इनफाइनाइट से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनफाइनाइट के लिए मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे उसके विषय में, क्या ये चार्ज इनफाइनाइट पे रखे चार्ज पे कोई काम कर सकता? नहीं। तो कंपैरिजन हमेशा किससे किया जा सकता है? जहां पे काम वो नहीं कर सकता था और जहां पे वो काम कर सकता था, ठीक है। सो इस वजह से कंपैरिजन इनफाइनाइट से। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनफाइनाइट से ही क्यों लेके आए? इनफाइनाइट से लाने पे, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्यों डिक्लेयर करो? क्योंकि इनफाइनाइट के लिए कोई मेजरमेंट नहीं थे और यहां के लिए मेजरमेंट है, तो कंपैरिजन हमेशा इस टाइप से ही किया जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अब मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी दूर, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम infinity to a particular point, infinity to a particular point, a particular point, a particular point. Done? Clear? बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे पोटेंशियल, अगर मैं ये डिस्टेंस r1 मान लूं तो इसका पोटेंशियल r1, दैट इज v1 इज इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं दैट इज इक्वल टू v2, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r2 और मेरे पास v2 क्या मिलने वाला है? v2 मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2। आपको पता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस चार्ज से एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, वहां इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
लेकिन अगर 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल कुछ और, यहां पे पोटेंशियल कुछ और, तो आपको पता है 2 पॉइंट्स की बात करते हैं तो वहां पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहने लग जाते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसका एक रोल है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? द वर्क डन per unit charge to move from a particular position to another particular position, to move from a particular position to another, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहने लग जाता है कि चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आने में किया गया काम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया काम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में किया गया काम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक लेके आने में किया गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पूछूं यहां पे क्या आपके लिए यह डिक्लेयर करना आसान है कौन हायर है कौन लोअर? यस, आपको पता है आर जितना छोटा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमको पता है ये जो स्टडी कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर स्टडी कर रहे हैं, यानी चार्ज का जितना क्लोज हो R2 छोटा, यानी आपको पता है R2 इज लेस देन ऑफ R1, दैट्स व्हाई V2 इज ग्रेटर देन ऑफ V1। तो अगर मैं पूछूं कि इन पॉइंट्स में, इन दोनों पॉइंट्स में या पोजीशन में यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल से ज्यादा है कि नहीं, यहां का पोटेंशियल अप, तो इसे आप क्या कहेंगे? एट हायर पोटेंशियल, और इसे क्या कहेंगे? लोअर पोटेंशियल, है ना? हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो आपके लिए यार ये चीजें भी डिक्लेयर करनी है। अब आपको ये शायद समझ आ गया होगा कि आप एक पॉजिटिव चार्ज के जितना नजदीक होते हैं आपका पोटेंशियल, मतलब उस चार्ज का उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। वहीं पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है R2 और एक डिस्टेंस है R1, तो यहां की पोटेंशियल की बात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? V इज इक्वल टू दिस, V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ अपॉन R1, और यहां की बात करूंगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूंगा तो यहां पे आएगा V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ अपॉन R2। आपको बहुत अच्छे से पता है कि R2 इज लेस देन ऑफ R1, नो डाउट ये वैल्यू लेस, R2 छोटा है, R2 छोटा मतलब ये मैग्नीट्यूड है बड़ी, लेकिन माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है एक्चुअली वो एक्चुअली छोटी होती है। तो आपको पता है यहां पे क्या होगा? इसको आप कहेंगे लोअर पोटेंशियल और इसको क्या कहेंगे आप? हायर पोटेंशियल। तो आगे चल के जब भी आपसे कहा जाए कि यहां पे हायर पोटेंशियल है और यहां पे लोअर पोटेंशियल, तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए, वो इमेज क्रिएट करना सिखा रहा हूं, ठीक है? वैसे पोटेंशियल के बारे में चर्चा कर चुका हूं, बट आप प्लीज इमेज दिमाग में सेट करें कि कैसे हायर पोटेंशियल आप कहां कहेंगे और कहां पे लोअर पोटेंशियल। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बट एक स्टूडेंट के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे चल के आपको एक बात और सुनने को मिलेगी, या 10th स्टैंडर्ड में आपने सुनी होगी। 10th स्टैंडर्ड में आपने सुना था कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो अगर मैं एक चार्ज को यहां पे रख दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं एक चार्ज को यहां पर रख दूं इस पॉइंट पे, ठीक है, एक चार्ज Q को रख दूं, और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा वो किधर की तरफ भागेगा? वो किधर की तरफ भागेगा? वो इधर की तरफ भागेगा। आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव कर रहे हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किधर की तरफ भाग रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज कहां से कहां मूव करता है, तो आप देख पा रहे हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्यों? तो आप ऐसे बहुत सारे रीजन दे सकते हो कि फोर्स उस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स व्हाई मूव कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट बात है, या फिर ये सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, दैट्स व्हाई चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है ना? या फिर आप ये कह सकते हो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। वहीं पे अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज यहां पे रखता तो नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ मूव करने लग जाता है? इधर की तरफ। नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ? तो आपको पता है लोअर, यानी यहां पे जैसे जैसे आप इसके क्लोज आ रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल हाई हो रहा है, तो लोअर टू हायर। तो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किसने किया? किसी अनदर चार्ज ने। प्लीज ध्यान से देखना, मूव करने वाला चार्ज अलग है और जिसने वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया वो चार्ज अलग है। तो प्लीज आप इस बात को थोड़ा दिमाग में रखो, आगे चल के मैं इसको बैटरी के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? तो एक पॉइंट चार्ज की जो एनालिसिस हो सकती है उसके अराउंड, वो मैंने आपको डिक्लेयर कर दी है। एक पॉइंट चार्ज के अराउंड
पोटेंशियल की एनालिसिस। ठीक है, और देखते हैं कुछ बातें और, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यार जो मैंने पढ़ा वो यार मुझे समझ आया, कितना समझ आ रहा है, इस बात की व्याख्या है ना। देखते हैं। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एज शोन। आप वर्टिसेस पे चार्जेस देख रहे हैं, ये क्यू है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू है। शोन लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वी है। इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज, अगर ए और बी के चार्जेस को इंटरचेंज कर दिया जाए विद दोज ऑन डी एंड सी, ए बी के चार्जेस को सी एंड डी पे और डी सी एंड डी के चार्जेस को ए और बी पे लेके आया जाए, तो क्या बदलेगा, क्या बदलेगा? ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। आपको पता है पोटेंशियल जो है, अभी जस्ट हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया। अगर मैं पूछूं कि अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूं, कितनी मान लूं? ए, तो मुझे बताओ इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना। पोटेंशियल जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यह इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, यहां से यहां तक का गैप, ये गैप कितना है? ए रूट 2 अपॉन 2, क्योंकि पूरा होता है डायगोनल ए रूट 2, तो आधा कितना होगा? ए रूट 2, यानी आपका ए रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं इस चार्ज की वजह से कैलकुलेट करने जाऊं तो आपके पास वही वैल्यू सेम मिलेगी, कितनी? के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2। अगर मैं ये कैलकुलेशन इसकी वजह से करने जाऊं तो यही चीज माइनस से मिलेगी, माइनस ऑफ के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2, और ये कैलकुलेशन करने जाऊं इसकी वजह से तो दैट इज माइनस ऑफ के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख पा रहे हो कि ये अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो नेट पोटेंशियल टोटल करोगे तो दिस प्लस दिस माइनस दिस सारा कैंसिल हो जाएगा, तो वी नेट कितना है? वी नेट कितना है इस पॉइंट पे? 0। वी नेट कितना है? 0। ठीक है, अगर मैं इसे इंटरचेंज भी कर देता, अगर मैं इंटरचेंज कर देता तो इंटरचेंज करने पे चार्जेस, ये चार्ज यहां पहुंच गया, ये चार्ज यहां, ये वाला चार्ज यहां, यहां, मतलब अब फ्लिप हो गई चीजें। फ्लिप कैसे हो गई हैं कि मतलब अभी वही स्क्वायर है और स्क्वायर में यहां पे माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू और यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। तो ध्यान से देखो, क्या क्या सिस्टम अभी भी वैसा है? इसकी वजह से दैट इज के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2, इसकी वजह से के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2, इसकी वजह से माइनस ऑफ के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2, इसकी वजह से के क्यू अपॉन माइनस ऑफ के क्यू अपॉन ए रूट 2 अपॉन 2। तो सेम चीजें आपको देखने को मिल रही, कैंसिल आउट। इसका मतलब पहले भी पोटेंशियल 0 था, अभी भी पोटेंशियल 0 ही है। पोटेंशियल के केस में एक बात ध्यान रखनी है, अभी देखो मैंने कैलकुलेशन करके दे दी आपको इतनी सारी, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है जिसके बिहाफ पे आप डायरेक्ट ये चीजें बता पाओ, है ना। इमेज अगर उसी टाइप की बनती हुई नजर आए, मिरर, आप देख पा रहे हो कि ये मिरर जैसा है, मिरर जैसा रिलेशन है। अगर आपको पता है पोटेंशियल केस में मिरर जैसा बनता दिखाई दे रहा है तो एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं आता, पहली बात तो ये है ना। अब ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज, मिरर इमेज के केस में ध्यान देखो, मिरर इमेज, मिरर की इमेज क्या मतलब? बीच में मिरर लगा दिया। इमेज के केस में पोटेंशियल एनर्जी पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं और ना ही पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, दोनों पे कोई बदलाव नहीं आता है, जितना है उतना ही रहेगा। सिस्टम की एनर्जी जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है। तो अगर आपसे बोला जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस सिस्टम को अगर बदल के इस टाइप का कर दिया जाए तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, तो नो, देयर इज नो वर्क इज टू बी डन। व्हाट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब वहीं पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बदलाव आ जाते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी? इधर की तरफ थी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी? इधर की तरफ थी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी? इधर की तरफ थी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी? इधर की तरफ थी। तो रिजल्टेंट यहां बीच में आएगा कि नहीं, है ना। तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा लेकिन रिजल्टेंट किधर की तरफ आ गया इस केस में देखो जान के। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ? इधर की तरफ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ? इसकी वजह से इधर की तरफ ही, इसकी वजह से इधर की तरफ। तो आपको पता, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे लेकिन डायरेक्शन बदल गई है। तो ई वेक्टर रिमेन चेंज्ड, सॉरी चेंज्ड और v डज नॉट चेंज। तो e रिमेन्स का मतलब e वैसा ही रहेगा, v रिमेन अनचेंज्ड, v रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, e रिमेन्स अनचेंज्ड, v चेंज्ड। बोथ e एंड v चेंज, बोथ e एंड v चेंज, गलत। e एंड v रिमेन अनचेंज्ड, गलत।
E remains unchanged, V changed, V changed, तो आप कहोगे E changed, क्या लिखना चाहिए? E changed, V remain unchanged, V remain unchanged, वो भी E वेक्टर, ध्यान से देखना। अगर ये मैग्नीट्यूड की बात हो जाए तो मैग्नीट्यूड रिमेन अनचेंज्ड। अगर मैं ऐसे बोलूं E का जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन अनचेंज्ड है, रिमेन अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड है। प्लीज डायरेक्शन को भी ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कई बार ये गलती हम करके आ जाते हैं। नेक्स्ट केस आप देखें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग करो, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, ठीक है, डन। तो पॉइंट चार्ज को लेके हम एनालिसिस कर चुके, एक पॉइंट चार्ज के लेके हम एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, क्योंकि डायपोल कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है, एप्लीकेशन है एक सिलेबस का, तो इस वजह से इसको भी प्रोसीजर में, इसको भी ध्यान में रखना है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, कुछ नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल किससे बनता है? पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अरेंज्ड है, एक पर्टिकुलर गैप में अरेंज है, और अरेंज सिचुएशन में, अरेंज्ड गैप इनके बीच कितना है? दैट इज 2L। इस पोजीशन को आप इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को आप एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपसे डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी, है ना, इससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। जब मैं इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पढ़ा रहा था तो इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने जाता हूं तो इसकी वजह से पोटेंशियल आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास L है, ये x, तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल की बात करें तो k क्यू, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, पॉइंट चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने में ऑलरेडी आता है, दैट्स व्हाई हम लिख देंगे k क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। यही अगर मैं कैलकुलेशन इसकी वजह से करने जाता हूं तो मुझे मिलता है v इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं किसकी? इक्वेटोरियल पोजीशन, तो v एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की बात करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? जीरो। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। यानी इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट पे हर जगह आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा? जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इलेक्ट्रिक डायपोल में भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई, बनता हुआ दिखाई देता है, तो मैं कहूंगा यस, दिस इक्विपोटेंशियल रीजन। वैसे ही प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं डायपोल की बात करूं तो डायपोल अपने अराउंड एक फील्ड ड्रॉ कर रहा होता है। कैसा? वाटरमेलन शेप, वाटरमेलन शेप जैसा फील्ड ड्रॉ कर रहा होता है। वाटरमेलन को बीच से मैं कट कर दूं, इधर से कट कर दूं तो बीच में वाटरमेलन का एक पोर्शन निकल के आएगा, कैसा? एक डिस्क जैसा। उस डिस्क पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो एक डायपोल, एक डायपोल जैसे ये डायपोल था, डायपोल के अराउंड फील्ड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक में हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो आपको इक्विपोटेंशियल रीजन दिखाई देता है। इक्विपोटेंशियल रीजन क्या है पता चल गया होगा। अगर मैं यही चीज एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करने जाऊं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो यहां से यहां तक की गैप है, दैट इज x। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करता हूं, ये x है, तो यहां से यहां तक दैट इज x माइनस ऑफ l, और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं दैट इज x प्लस ऑफ l, ठीक है। v ड्यू टू प्लस ऑफ q चार्ज, v ड्यू टू प्लस ऑफ q चार्ज दैट इज k q अपॉन गैप यहां से लेके यहां तक, दैट इज x प्लस ऑफ l। और अगर v ड्यू टू माइनस ऑफ q चार्ज की बात करते हो दैट इज माइनस ऑफ k q अपॉन x माइनस ऑफ l। ये आपके पास पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल। तो v नेट की अगर बात करें तो v नेट आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ k q अपॉन x माइनस ऑफ l प्लस k q अपॉन x प्लस ऑफ l। माइनस ऑफ के क्यू आप बाहर कर लें या प्लस ऑफ के क्यू बाहर कर लें तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ एल एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ एल। ये आपके पास फर्दर कैलकुलेशन बनती है एट एक्सियल पोजीशन।
इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस के क्यू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एल प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स, तो कितना बचा? के क्यू ब्रैकेट 2l माइनस ऑफ 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। ये आपके पास है। अगर ध्यान से देखें 2ql, इसको p कहते हैं। क्या कहते हैं? p कहते हैं। तो k माइनस ऑफ k p अपॉन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, समझ रहे हैं ना आप? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, तो के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है। शॉर्ट डायपोल में, अगर मैं शॉर्ट डायपोल की बात करूं तो शॉर्ट डायपोल के केस में क्या होगा? शॉर्ट डायपोल के केस में क्या होगा? शॉर्ट डायपोल केस में ये फॉर्मूला बदल जाएगा, है ना? क्या बदल जाएगा? E एट एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल, दैट इज V एट एक्सियल। V एट एक्सियल, एक्सियल पे ये फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। वेरी फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट डायपोल के केस में क्या बन जाएगा? एक्स इज मच ग्रेटर देन ऑफ एल, तो एल स्क्वायर को लीव कर दो तो मुझे मिलेगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? माइनस साइन के साथ ही रिजल्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहां पे इफेक्टिव पोटेंशियल किसकी वजह से ज्यादा देखने को मिल रहा है? माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज इसके नजदीक है तो पोटेंशियल किसकी वजह से ज्यादा होगा? माइनस की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस जितनी कम उसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा, तो नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे डोमिनेटिंग होगा पॉजिटिव पोटेंशियल से। ठीक है। वहीं पे मैं अगर आपसे इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूं तो V एट इक्वेटोरियल आपको क्या मिल रहा है? V एट इक्वेटोरियल मिल रहा है आपको 0। ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है वहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। कई बार ये छोटी सी बात आ जाती है। ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है वहां पोटेंशियल 0 हो सकता है। ये एग्जांपल किसका हो गया? यानी क्या याद कर लेंगे? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 0 नहीं है, नहीं है, वहां पोटेंशियल 0 हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है जहां पे आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि क्या कहीं ऐसा पॉसिबल है जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ना हो बट पोटेंशियल उस पर पॉइंट पे 0। ऐसा ही एक केस मैं और करके आपको दिखाने वाला हूं आगे चल के, जिसमें मैं ये डिक्लेयर करूंगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रेजेंस था। ठीक है। तो दोनों चीजें यहां पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन उसके लिए मैं केस थोड़ा डिफरेंट लेने वाला हूं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है वहां पे पोटेंशियल 0 नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये दोनों चीजें आप थोड़ा सा फॉलो अप में लें। क्लियर है? तो डायपोल को लेके हम डिस्कशन कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे सामने यहां पे देखने को मिल रहा है और वो ये है। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज। अब आपसे पूछा गया है कि किसी भी पॉइंट पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल से, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे किसी भी पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। और मैं एक रैंडम पॉइंट कोई चूज कर लेता हूं इस पॉइंट पे, है ना? मुझे यहां पे पोटेंशियल की बात करनी है, यानी मुझे यहां पे V की बात करनी है, V इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जिसने ये एंगल जो फॉर्म कर रखा था वो थीटा कर रखा था। ठीक है। यानी P वेक्टर जो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव P वेक्टर है वो किधर की तरफ है? P वेक्टर ये आपके पास है। और जिस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है वो ये है। तो एक काम करते हैं, एंगल वाला वो भी वही वाला लेते हैं। इनके बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दैट इज थीटा। ठीक है। इस पॉइंट पे
तो ये जिस पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो वो। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल, मैं अगर जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये मुझे जनरल फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ना, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सियल पोजीशन में मुझे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, उसे मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपको पता है कि अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे जा रहा हूं, मैं इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे मूव कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन मूव कर रहा हूं मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 0। इसका मतलब क्या, मुझे यहां पर कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ, किसके बीच में, पोजीशन वेक्टर और पी के बीच में एंगल बनने वाला एंगल, क्या पोजीशन वेक्टर, काम करते हैं ये वाला एंगल ना लेके, तो और बेहतर आपको समझ आ जाएगा, इसको प्लस क्यू चार्ज ना लेके इसे माइनस क्यू चार्ज लेके पी 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 पी, हाँ अभी ठीक है, इसे थीटा ना लेके ऐसे सॉल्व करो, आप ऐसा समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि आर वेक्टर आपके पास जहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था वो ये पॉइंट है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। जनरल फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कि अगर आप डायपोल की एक्सिस पे रहते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज केपी अपॉन आर स्क्वायर। ये एंगल कितना है, थीटा, यानी पी वेक्टर, ये आपके पास पी वेक्टर है और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, पी वेक्टर और आर। तो आपको पता है आर वेक्टर का एक कंपोनेंट यहां किया जा सकता है, दैट इज आर कॉस थीटा, आर वेक्टर कॉस थीटा, और दिस इज आर वेक्टर साइन थीटा। आपको पता है कि जैसी पोजीशन वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट आता है तो यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0। तो क्या मुझे ऐसा लिख देना चाहिए कि जो V है वो के पी अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब डॉट आर प्रोडक्ट, यानी मुझे ऐसे लिख देना चाहिए के पी आर कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब लिखना चाहिए, या फिर क्या मैं इसे लिख सकता हूं के पी डॉट आर अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब। ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। पहली बात क्रॉस वेक्टर नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपके पास आंसर या तो ये या तो ये, तो आपके पास आंसर क्या होगा, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे ही परपेंडिकुलर पोजीशन मूव कर रहे हो, यानी पी और आर के बीच में बनने वाला एंगल कितना, पी और आर के बीच में बनने वाला एंगल कितना, 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो कॉस देखो, ध्यान से रखो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डालो, आपको आंसर 0 मिल जाएगा कि नहीं। तो ये जनरल फॉर्मूला आपके पास शॉर्ट डायपोल के लिए बनने वाला है, क्लियर ना। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके हम थोड़ा सा सीख लें, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज को लेके हम डिस्कस कर लें। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और दूसरा कॉन्टिन्यूस सिस्टम, दूसरा कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल और दूसरा कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है कि पॉइंट अभी तक मैं एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे पता है, डायपोल की वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम का मतलब अनेकों चार्ज है, अगर बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल, देखो जैसे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूं, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज ये है, 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 और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है ना। या फिर एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जिससे एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको बात भी पता चल जाएगी। एग्जांपल ज्यादा बेहतर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है और इसके स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तो मुझे बताओ, क्या मुझे इसे एक सिस्टम ऑफ चार्ज कहना चाहिए? मुझे एक सिस्टम ऑफ चार्ज कहना चाहिए। सिस्टम ऑफ चार्ज क्यों? क्योंकि चार्जेस को आपने अरेंज किया है। ये बात आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बता चुका हूं,
कि सिस्टम इसे इस वजह से बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ अरेंज किया गया है, ये चार्जेस यहां पे एक्चुअली नहीं रहना चाहते। जैसे ही आप इन्हें छोड़ोगे ये इनफाइनाइट की तरफ भाग जाएंगे, या तो मर्ज हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, अदरवाइज ये क्या करेंगे, दूर भाग जाएंगे। और मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करनी है, तो आपको पता है कि सिंपल मैं क्या करूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा, इसकी वजह से। तो आपको पता है ये अगर मैं ए बोल दूं, है ना, साइड ए बोल दूं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए रूट टू पूरा, तो उसका आधा ए रूट टू अपॉन टू, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, ए अपॉन रूट टू। तो यहां से लेके इस चार्ज से लेके इस पॉइंट की गैप पता है और चार्ज पता है, तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू, यानी इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, मुझे पता है। अब फीलिंग्स कैसे आएंगी कि भाई जब इनफाइनाइट क्या ये चार्जेस इनफाइनाइट पे रखे चार्ज पे कोई काम कर सकते हैं, नहीं। लेकिन जब उस चार्ज को उठा के आप इस पॉइंट पे लेके आओगे, क्या ये चार्ज भी विरोध करेगा, ये चार्ज सारे चार्ज विरोध करेंगे उस चार्ज को लेके आने में। इसका मतलब हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय ऑल ऑफ द चार्जेस, तो सभी चार्ज ने उस पे काम किया, तो सभी का वजह से वहां पे पोटेंशियल होगा। सभी की वजह से अगर पोटेंशियल हो तो वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट आपके पास कितना हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू। ऊपर चला जाएगा द 4 रूट टू के क्यू अपॉन ए। दिस इज द वी नेट ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब वो डिस्क्रीट सिस्टम कैसा भी हो सकता है, वो ट्रायंगल के कॉर्नर पे सारे चार्ज अरेंज हो सकते हैं, एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे सारे चार्ज हो सकते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज अरेंज हो सकते हैं। तो डिस्क्रीट सिस्टम तो कैसा भी बन सकता है, लेकिन आप ध्यान रखो कि आपने क्या करना है, सभी पॉइंट की चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना आता है, तो बस आप अलग अलग उन पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो और कैलकुलेशन कर दो, डन है ना, क्लियर है। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपने कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से डायरेक्ट समीशन में कर पा रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक चार्ज्ड कंडक्टर, वो भी स्फेरिकल, कैसा, स्फेरिकल कंडक्टर। अब आपको पता है चार्ज्ड वर्ड यूज करते ही आपको एक बात तो तय होगी, क्या, कि अगर मैं एक स्फीयर लूं और ये कंडक्टर है और ये चार्ज्ड है, तो चार्ज सारा का सारा चार्ज कहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, सरफेस पे जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, ऐसे, ठीक है। और इस स्फीयर, इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो आपको पता है क्या ये स्फीयरिकल बॉडी, ये चार्ज्ड बॉडी, क्या यहां पे रखे चार्ज पे कोई काम कर सकती है, क्या सरफेस पे रखे काम कर सकती है, सरफेस के अंदर रखे चार्ज पे काम कर सकती है, सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पोटेंशियल अंदर भी बात करने वाला हूं, सरफेस पे और आउटसाइड ऑफ दिस पे, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं अनंत की बात करूं, इनफाइनाइट की बात करूं, क्या इनफाइनाइट पे रखे हुए चार्ज पे ये स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी कोई काम कर रही थी, या स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर कोई काम कर सकता था, नो, नहीं कर रहा था। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर। तो जब चार्ज को आप यहां से यहां तक लेके आए, तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, तो सबसे पहले तो आपको पता है फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इज इक्वल टू होगा क्यू नॉट ई। आपको इस पॉइंट पे ई तो पता होगा, ई की वैल्यू कितनी होती है, कितनी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर याद है कि एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर से बाहर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो वो ये होती है। इसमें आर वेरिंग है, जैसे आप इनफाइनाइट से लेके आओगे तो आर आपको बदल रहा होगा, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपके पास क्या होता है, वर्क डन टू मूव इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पोजीशन आर, दैट इज इक्वल टू एफ डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन आर। एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ क्यू नॉट
इंटू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऑफ डी आर इनफाइनाइट टू आर कांस्टेंट पार्ट आप बाहर निकालो तो क्यू नॉट इंटू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर, लिमिट प्लेस करेंगे तो माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। पोटेंशियल क्या कहता है? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव इनफिनिट टू अ पर्टिकुलर पोजीशन आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय आप वर्क के मैग्नीट्यूड को कॉन्सेप्ट में लेते हो, ठीक है? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट? द वैल्यू इज दिस। नाउ अगर मैं ऑन द सरफेस की बात करूं, किसकी? ऑन द सरफेस तो आर टेंडेड टू कैपिटल आर। तो बेसिकली जब आप सरफेस पे आ रहे हो तो सरफेस मींस आर अब कितना हो चुका है? कैपिटल आर। तो क्या यहां पे यही बदल जाएगा? सिग्मा, आपके पास पोटेंशियल इनफाइनाइट टू आर कितना था? आर पे कितना था? तो दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर टेंडेड टू कैपिटल आर ऑन द सरफेस। अगर मैं ऑन द सरफेस की बात करता हूं तो स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर डाल दूंगा, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल, यानी सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी डाल दो, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू डाल दो तो चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर से आर गया दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। वहीं पे इनटू द स्फीयर की बात करूं, इनटू द स्फीयर, इनटू द स्फीयर में आप तो पता सबसे पहले आप कहां पे आए? इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, सरफेस तक आए, फिर यानी वर्क डन टू इनफाइनाइट टू आर प्लस वर्क डन टू स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। यानी पहले आप सरफेस तक आए, फिर सरफेस के अंदर आए। तो पहले तो वर्क डन आपने सरफेस तक आने में किया अलग, और सरफेस से अंदर आने में किया गया काम। अब अंदर अगर मैं पूछूं, आपको याद होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह कितनी है? 0। तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है? 0। अगर चार्ज पे लगने वाला फोर्स 0 है तो वर्क डन कितना है? 0। तो आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो तो 0 है, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन तो वही है। तो क्या ये रिजल्ट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ही आएगा, है ना? तो इनटू द स्फीयर। तो आपको पता है कि स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे है। सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना सरफेस के बाद। तो इस स्फीयर का खुद का पोटेंशियल कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। सरफेस से बाहर दैट इज सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस के अंदर हर जगह जो सरफेस से पोटेंशियल है उतना ही इसके अंदर स्फीयर है, ठीक है? तो एक चार्ज कंडक्टर की बात करते हैं तो चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है? विच नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक एग्जांपल आपको याद है, अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है वहां पोटेंशियल 0 हो सकता है। और यहां पे एक एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूं? यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है वहां पे पोटेंशियल 0 नहीं है। तो ये वाइस वर्सा, यानी दोनों कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में लेके चले, ठीक है? डन। तो आगे बढ़ा जाए, और आगे एक और एप्लीकेशन, सिस्टम ऑफ चार्ज है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज ही है, केस बदल गया। अभी तक चार्ज्ड कंडक्टर था, अब एक क्या है? चार्ज्ड इंसुलेटर। क्या है? चार्ज्ड इंसुलेटर, वो भी स्फेरिकल। वो भी कैसा है? स्फेरिकल। कॉन्सेप्ट वही है कि मैं जहां भी पोटेंशियल की बात करता हूं वहां पे मैं एक इनफाइनाइट से चार्ज को लाके देखूंगा, उस पे किया गया काम कैलकुलेट करूंगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज मैं उस पोटेंशियल पे, उससे मैं पोटेंशियल डिक्लेयर कर दूंगा। ये
एक इंसुलेटर है, आपको पता है कि इंसुलेटर को जब आप चार्ज करते हो तो जहां पे उसका चार्ज ठहरता है वहीं पे उसका चार्ज रह जाता है, वो सरफेस पे जाके नहीं जाता है। और मैं फिर से तुलना क्या करने वाला हूं, सरफेस से बाहर स्मॉलर डिस्टेंस विच इज कैपिटल आर, ऑन द स्फीयर दैट इज कैपिटल आर, एंड इनटू द स्फीयर दैट इज स्मॉल आर। इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा था क्यू नॉट, देयर इज नो वर्क टू बी डन बाय द चार्ज। अगर आप उसको इनफाइनाइट से उठा के यहां पे लेके आ रहे हो, क्यू नॉट को यहां पे लेके आ रहे हो, हाउ मच वर्क इज टू बी डन। तो सबसे पहले तो फोर्स देख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट ई। अगर मैं ई की बात करूं तो क्यू नॉट ई आपके पास है रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज दिस फोर्स। तो वर्क डन टू मूव इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पोजीशन आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। एफ की वैल्यू प्लेस कर दो, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऑफ डी आर इनफाइनाइट टू आर। कांस्टेंट पार्ट आप बाहर निकाल लो, तो क्यू नॉट रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर ऑफ डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। मैं बार बार ये कैलकुलेशन आपको करके दे चुका हूं, जब आपके पास 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा दैट इज -1 अपॉन आर, तो क्या मिलेगा, क्यू नॉट रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये मिलेगा। दिस इज द वर्क डन। सो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी V आउटसाइड इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू R अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पे क्यू नॉट रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, आर डिस्टेंस पे। दिस आप चाहो तो इसकी डेंसिटी यानी रो इक्वल डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू से रिप्लेस करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, रिप्लेस करके कैलकुलेशन कर। तो आंसर आप चार्ज के टर्म्स में देना चाहते हो या फिर डेंसिटी के टर्म्स में, वो आपकी। और लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यहां पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म मैंने लिया है। डन। इसके बाद अगर मैं ऑन द स्फीयर की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर की बात करूं, तो ऑन द स्फीयर में आर टेंडेड टू कैपिटल आर, बस। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर था ना, यहां पे कैपिटल आर हो गया, आर था ना, 3 एप्सिलॉन नॉट आर था ना, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, तो वहां पे क्या हो गया, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर ये कैंसिल, यानी रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस ऑफ स्फीयर। तो जब मैं एक इंसुलेटर की बात करता हूं तो इंसुलेटर की सरफेस पे या सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये। अगर मैं इनटू द स्फीयर की बात करूं, किसकी बात करूं, इनटू द स्फीयर, इनटू द स्फीयर की बात करूं, तो इनटू द स्फीयर वही चीज कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना, द वर्क डन टू मूव इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पोजीशन कैपिटल आर, यानी पहले सरफेस तक आओ फिर सरफेस से अंदर आओ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो आपको पता है बाहर से इनफाइनाइट से सरफेस तक आने में किया गया काम मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन सरफेस से अंदर जाने में किया गया काम मुझे नहीं पता है। मुझे सरफेस तक, इनफाइनाइट सरफेस तक आने में किया गया काम पता है। वर्क डन कितना है, वर्क डन है क्यू नॉट रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, इतना है। लेकिन आर की जगह कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस तक, यहां तक आने के लिए किया गया काम पता ही है, सरफेस तक आने में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, प्लस ऑफ वर्क डन टू आर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब आपको एक मैं केस होमवर्क देता हूं। आप एक काम करो कि सरफेस से अंदर तक आने में किया गया काम कैलकुलेट करो, और अपनी ये नोट्स जो मैं बना रहा हूं इन नोट्स में उसको दिखाओ, क्योंकि कुछ काम आप भी करके देखो कि यार सरफेस से यहां तक आने में किया गया काम कितना है। वैसे मैं चलो करके बता देता हूं, है ना, मेरे पास थोड़ी जगह यहां पे कम है,
लेकिन आप देखो यहां पे जब आप अंदर जाओगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? अगर मैं इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द स्फीयर कितनी होती है? कितनी होती है? ई इनटू कितनी होती है? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा क्यू नॉट रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर इनफिनिट टू आर। एफ कितना है? क्यू नॉट रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर इनफिनिट टू आर। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो फर्दर मुझे मिलेगा कितना? क्यू नॉट रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट इनफिनिट टू आर। ठीक है, इनफिनिट टू आर, नॉट इनफिनिट टू आर, दैट इज कैपिटल आर टू। ये लिमिट मैंने गलत प्लेस की है, दैट इज कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, दैट्स कैपिटल आर टू स्मॉल आर। सरफेस से आप अंदर आ रहे हो ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, ये वाला जो पोर्शन है अंदर आने में किया गया काम है। जब इस काम को कैलकुलेट कर लोगे, उसको यहां पे प्लेस करके डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देना, तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, इसकी मैं कैलकुलेशन आपको करने के लिए दे रहा हूं। तो ये जो सारा पोर्शन है यहां से लेके मैंने जो स्टार्ट किया, ये वाला, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, दिस इज द ऑन द स्फीयर एंड दिस इज द केस ऑफ इनटू द स्फीयर। आप कैलकुलेशन करें, ठीक है, डन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, अभी हमने देखा, इंक्रीज फ्रॉम द सेंटर टू स्फीयर, नो, डिक्रीजेस, नो, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस, यस। सरफेस पे जितना होता है उसके अंदर हर जगह उतना ही होता है। मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज इन क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम में लो और इसे समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या है, और ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आप कर पाओगे या फिर नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने अलग से रखूंगा, क्वेश्चन की सीरीज में अलग से रखूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी मैं अलग से डिफरेंशिएट करके दूंगा, क्योंकि एक लेक्चर में आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली या फिर अपने आप को कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करने की कोशिश करो, बाकी सारी चीजें मैं अलग से फ्रेम करके आपको देने वाला हूं, ठीक है। अब मुझे जो नेक्स्ट डिस्कशन आपको करके देना है, वो डिस्कशन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास यहां पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे ये दो जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपको पता है कि जो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत होने वाली है, उस शुरुआत में इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा फ्रेम में लेना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर भी बड़ा ना हो और आप कॉन्सेप्ट को भी बेहतर तरीके से समझ पाए। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं और बेहतर फ्रेमवर्क के साथ। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो आप अपना सभी।